संजय सर, आपको अपने चैनल पीसीएमआई संजय सर में स्वागत करता हूं। क्योंकि पिछला वीडियो आपने देखा होगा, मैंने दिल्ली सल्तनत के बारे में शुरू किया है और उसमें पहला वंश गुलाम वंश खत्म किया। दूसरे वंश का नंबर है दूसरा वंश, जो कि 1290 से शुरू होता है और 1320 में खत्म होता है। फिर ये आपका खिलजी वंश रहता है। जैसे आपने गुलाम वंश में देखा कि उसमें 2-3 शासक काफी प्रसिद्ध रहे, ताकतवर रहे। खिलजी वंश में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इसमें एकमात्र शासक अलाउद्दीन खिलजी उभर के आएगा एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में। जितने भी प्रश्न बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी से ही बन के आते हैं। प्री में भी आते हैं, मेंस में भी हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा जाएगा, क्योंकि उसकी बाजार व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, शासन व्यवस्था, सब कुछ अलग हटके था। हर जगह से प्रश्न है। तो फिलहाल अभी मैंने बताया आपको कुछ समय पहले, अपने पहले वीडियो में बताया कि गुलाम वंश का अंतिम शासक आपका क्यूमर्स था। कैकुबाद के बाद क्यूमर्स आया। क्यूमर्स को ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था मार के 1290 में गद्दी पे बैठता है और 1296 तक अपना शासन करता है। क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी काफ़ी उम्र दराज था, जब वो गद्दी पे बैठता है तो उस समय उसकी उम्र 70 वर्ष के लगभग थी। इस वजह से वो एक शांति प्रिय शासक था। वो युद्ध से दूर रहना चाहता था। इसलिए उसने दिल्ली के बगल में किलोखरी नामक एक जगह है, पूछता है, परीक्षा पूछता है कि कहाँ पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक हुआ। तो दिल्ली के बगल में एक किलोखरी नामक जगह है, वहाँ पे इसने अपना राज्याभिषेक कराया और युद्ध नीति से दूर रहा। एक प्रश्न ये रहता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा उम्रदराज शासक कौन रहा? हम आपको बता दें, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही रहा। इससे ज़्यादा उम्र का कोई शासक, इतना ज़्यादा उम्र का कोई शासक नहीं रहा। तो इसकी जो नीति थी वो ये थी कि शासन किया जाए और शांति से किया जाए। तो इसने अपने जो भी अधिकारी थे, इससे मातहत जो नीचे के अधिकारी थे, उन सबसे राय मशवरा लेके शासन करता था। किसी भी तरह का निरंकुशवादिता नहीं दिखाता था। इसी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। हम आपको बता दें, अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और जलालुद्दीन खिलजी उसके अच्छे गुणों को देखते हुए उसने अपनी बेटी की भी शादी अलाउद्दीन खिलजी से कर दी थी। तो एक हिसाब से वो भतीजा भी था जलालुद्दीन का और जलालुद्दीन का दामाद भी था। तो ये हो गया आपका प्रश्न पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन के बीच में क्या संबंध थे। तो वो भतीजा भी था और दामाद भी था। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के पिता शिहाबुद्दीन खिलजी बहुत कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, इसीलिए जलालुद्दीन खिलजी ने ही अलाउद्दीन खिलजी का पालन पोषण किया। तो राज्य में अलाउद्दीन खिलजी का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव था, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी का वो भतीजा और सबसे करीबी दामाद भी था। तो ये एक बात रही। 1296 का समय है। अभी तक जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासक हुए वो उत्तर भारत में अपना शासन करते रहे। जलालुद्दीन खिलजी के मन में दक्षिण भारत की बात आई, तो 1296 में उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत अभियान पर भेजा। ये भी एक प्रश्न है। सबसे पहले दक्षिण भारत पे आक्रमण करने वाला कौन दिल्ली सल्तनत का शासक रहा? तो आपका अलाउद्दीन खिलजी रहा। 1296 में वो देवगिरी पे आक्रमण करता है, जहां यादव वंश का शासन था। रामचंद्र देव वहां के शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी उनको युद्ध में हराता है और बताया जाता है कि बहुत अपार संपत्ति लेके वो दक्षिण से दिल्ली की तरफ चलता है, परंतु उसके नियत में खोट उत्पन्न हो जाती है और अधिक से अधिक संपत्ति को वो छुपा लेता है। जब इतना धन वो पाता है तो उसके मन में एक लालच भी पैदा होता है और सोचता है कि अब शासक जलालुद्दीन खिलजी को ना रह के अलाउद्दीन खिलजी को होना चाहिए। तो वो धोखे से अपने चाचा या अपने ससुर को कहा जाए जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है और इस प्रकार 1296 में जलालुद्दीन खिलजी का अंत हो जाता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का
और अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक, सबसे महत्वपूर्ण शासक कहा जाए, वो शासन पर बैठता है, जो कि 1296 से शुरू करता है और 1316 तक चलता है। ये 1296 और 1316 का जो कार्य व्यवस्था थी, इससे मेंस में भी क्वेश्चन पूछते हैं, वो काफी प्रभावशाली रही। दिल्ली सल्तनत के विशेष में अभी तक के जितने शासक हुए, उसमें सबसे प्रभावशाली आप अलाउद्दीन खिलजी को मान सकते हैं, क्योंकि इसकी शासन व्यवस्था काफी सुदृढ़ रही, राजस्व व्यवस्था सबसे कड़ी रही, इसकी सैन्य व्यवस्था सबसे कड़ी थी, और सबसे बड़ी चीज है कि अलाउद्दीन खिलजी को उसकी बाजार व्यवस्था के लिए जाना जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक शांति प्रिय आदमी था, सभी अधिकारी उससे प्रसन्न थे। तो जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या होती है तो सभी लोग नाराज हो जाते हैं और वो अलाउद्दीन खिलजी के विरोध में खड़े हो जाते हैं, उसका विद्रोह करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में 4 विद्रोह होते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इन चारों विद्रोहों को दबा देता है। लेकिन उसे लगता है कि ये विद्रोह और बढ़ सकता है, इस वजह से वो कुछ अध्यादेश जारी कर देता है। 4 अध्यादेश। प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, कौन सा ऐसा शासक है जो कि विद्रोह के खिलाफ अध्यादेश जारी करता है दिल्ली सल्तनत में? तो हम आपको बता दें, वो अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी जो है 4 अध्यादेश जारी करता है, जिसकी वजह से राज्य में होने वाले विद्रोह को रोका जाए। सबसे पहला अध्यादेश उसका नाम था, सबसे पहले जो अध्यादेश उसने शुरू किया वो था, पहले जो राजा अपने जमींदारों को या फिर अपने सैनिकों को पेंशन के रूप में, वेतन के रूप में, या फिर अच्छे कार्यों के जब कोई करके आता था उसे उपहार के रूप में या फिर वेतन के रूप में कई प्रकार की भूमि दिया करते थे। राजा लोग अपने बड़े अमीरों को दे दिया करते थे। अलाउद्दीन खिलजी को यह लगा कि जिन अमीर लोगों के पास ये भूमि है वो लोग विद्रोह में बहुत ज्यादा शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास आय का एक निश्चित स्रोत है। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने सबकी वो भूमि छीन ली। बोला ये जो भूमि दान में मिली है, उपहार में मिली है, पेंशन में मिली है, वेतन में मिली है, ये जो भूमि है ये लोगों की नहीं है, ये जो भूमि है राज्य सरकार की है। और इसलिए इस भूमि को उसने खालसा भूमि घोषित कर दिया। खालसा भूमि का मतलब होता है सरकारी भूमि, यानी राजा की संपत्ति। तो इस प्रकार वो जो भूमि जो लोगों के पास थी वो उसने ले लिया और उसे राज्य के अधीन कर दिया। दूसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि ये विद्रोह जो होते हैं उसकी सूचना उसके पास नहीं पहुंचती है। अगर ये सूचना पहले मिल जाए तो इस विद्रोह को दबाया जा सके। तो सबसे पहले गुप्तचर व्यवस्था जो थी, गुप्तचर विभाग बनाता है वो अलाउद्दीन खिलजी। पूछा जाता है प्रश्न में आपसे, गुप्तचर विभाग का स्थापना करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत शासक कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी था। एक कठोर गुप्तचर विभाग की स्थापना करता है। 2 अध्यादेश। तीसरा अध्यादेश, उसको ऐसा लगता है कि जो लोग शराब पीते हैं, भांग खाते हैं या फिर जुआ खेलते हैं, तो जब वो लोग ये कार्य करते हैं तो लोग एकत्रित होते हैं बहुत ज्यादा। तो उस एकत्रण होने में वो आपस में बैठ के वार्तालाप करते हैं और राजा के खिलाफ जो है वो विद्रोह की नीति बनाते हैं। इसलिए उसने ऐसी मीटिंग्स पे रोक लगा दी और उसने शराब, भांग, जुआ इन सब चीजों पे अपने राज्य में कड़ाई से रोक लगा दी। तो तीसरा अध्यादेश जारी किया। चौथा अध्यादेश उसका था कि ये विद्रोह करते कौन है। तो उसने पूरा अपने गुप्तचर विभाग से पता किया तो पता चला कि ये विद्रोह ज्यादा से ज्यादा अमीर लोग करते हैं, वही लोगों को भड़काते हैं, वही अपनी गुटबाजी करते हैं। एक अमीर जब दूसरे अमीर से मिलता है तो राजा के खिलाफ गुटबाजी करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया अध्यादेश जारी किया कि अमीर लोग जो सभाएं करते हैं वो सभाएं अब नहीं करेंगे। उनके यहाँ भोजन का कोई उत्सव नहीं होगा, उनके यहाँ कोई रंगमंच नहीं लगेगा, एक अमीर दूसरे अमीर के यहाँ शादी नहीं करेगा। इससे अमीरों के बीच में एक दूरी बन जाएगी और इस प्रकार विद्रोह को होने से ही रोका जा सकता है। तो चौथा अध्यादेश उसका यही था। अमीर और सरदार की दावतें जो होती थी जिसमें वो एकत्रित होते थे और राजा के खिलाफ कार्य करते थे, वो उसने रोक लगा दी। ये आपके मेंस के प्रश्न हैं, अच्छे प्रश्न हैं।
अगला जो है वो ये है कि उसने हिंदुओं के खिलाफ काफी कड़ी नीति का उपयोग किया। उसने हिंदुओं को विभिन्न प्रकार के टैक्स लगा दिए, विभिन्न प्रकार के कर लगाए, और जिसकी वजह से हिंदू लोग गरीब हो गए। तो इससे हिंदुओं का, उसे लगता था कि हिंदू लोग भी विरोध में चाहे विद्रोह में बहुत ज्यादा शामिल होते हैं, तो उसके मन में ये था कि हिंदुओं को भी खत्म कर देना चाहिए। तो उसने कोई अध्यादेश तो नहीं जारी किया, लेकिन एक नई नीति के अंतर्गत उसने कई उनके ऊपर लगा दिए टैक्स, और टैक्स लगाते टैक्स भरते भरते सभी हिंदू हो गए गरीब, तो हिंदुओं की छवि भी यहाँ से खत्म हो गई। तो इस प्रकार उसने विद्रोह दबाने के सभी नियम लगा दिए और विद्रोह पूरा उसका वहां से खत्म हो गया। अब उसकी राजस्व और कर व्यवस्था क्या थी? क्योंकि जब अलाउद्दीन गद्दी पर बैठा तो उसे एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी, और इस सेना को नियंत्रित करने के लिए पैसों की आवश्यकता थी। और पैसा कहां से आएगा? तो पैसा राजस्व से आएगा। तो राजस्व को कैसे वसूला जाए? तो उसके लिए उसने कुछ कड़ाइयां की और अपने राजस्व को बढ़ा दिया। उसने टैक्स की दर बढ़ा दी और 1/2 कर दिया। यह भी प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन वो शासक था जिसने राजस्व को बढ़ा के 1/2 कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी था। इतिहास में इससे पहले जो भी शासक थे वो राजस्व में 1/3 लेते थे, यानी आपकी जो भी रकम होती थी उसका 1/3 हिस्सा आपको राज्य को देना होता था। परंतु इसने आधा आधा 50-50 कर दिया, आधा तुम रखो और आधा हम रखें। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के पास आय का एक बहुत बड़ा स्रोत मिल गया और बहुत ज्यादा पैसा उसके पास आने लगा। उसने 2 नए टैक्स भी लगा दिए राजस्व को बढ़ाने के लिए। एक था चराई कर और एक था घड़ी कर या फिर मकान कर। चराई कर उन लोगों पे लगाया जाता था जिनके पास दुधारू पशु हुआ करते थे, चरने के लिए चारागाह में जाते थे, तो उस चारागाह में चरने के लिए उनको टैक्स देना पड़ता था। और घड़ी या मकान कर वो कर था जो लोगों के ऊपर लगाया जाता था जब वो मकान बनाते थे, जैसे इसमें हाउस टैक्स लिया जाता है। उसी प्रकार उसने एक नया टैक्स चलाया, वो मकान कर था, और लोग जब मकान बनाते थे तो सरकार को टैक्स दिया करते थे। इस प्रकार 2 उसने नए कर लगा दिए, घड़ी कर और चराई कर। सबसे बड़ी प्रश्न की बात है कि आपसे पूछा गया है यूपीएससी में कि ऐसा दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था जिसने जमीन की सबसे पहले पैमाइश कराई थी? हम आपको बता दें वो अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दिल्ली के अगल बगल की जमीन की पैमाइश कराई, सर्वे कराया, और उस सर्वे के आधार पे उनके ऊपर कर लगाया। यानी पहले पैमाइश और फिर कर, ताकि उचित मूल्य में उनसे कर वसूला जा सके। और ऐसा ही नहीं था, उसने इन टैक्सों को वसूलने के लिए एक नए अधिकारी की नियुक्ति की, जिसका पदवी, उस पद को उन्होंने मुस्तखराज कहा, और उसके लिए एक नया विभाग बनाया, दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज का कार्य था कि सरकार को कहां से टैक्स लेना है, कितना टैक्स लेना है, कौन सी जमीन किस योग्य है, इसका पता लगाते थे, और मुस्तखराज जो अधिकारी था उसको सूचित करते थे, और वो इस प्रकार लगान वसूलता था। तो ये प्रश्न है कि दीवाने मुस्तखराज का किसने स्थापना की? तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी थे, और उन्होंने एक नए अधिकारी की नियुक्ति की जो मुस्तखराज कहलाता था, जो इस विभाग का हेड होता था, वो उन्होंने शुरुआत की। सबसे बड़ी चीज, इस पूरे प्रशासन को, चूंकि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन था बहुत बड़े क्षेत्र में था, तो इस पूरे शासन को अपने नियंत्रण में रखने के लिए बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता थी। तो इस सेना की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना में बहुत से बदलाव किए। अलाउद्दीन खिलजी से पहले जितने भी शासक थे, वे सेना, जब कभी युद्ध होता था तो सेना की भर्ती होती थी, और जब युद्ध खत्म होता था तो सेना को वेतन के रूप में या पेंशन के रूप में जमीन देके उनकी छुट्टी कर दी जाती थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहली स्थायी सेना रखी। पूछा गया है प्रश्न, सबसे पहले स्थायी सेना रखने वाला कौन शासक? तो अलाउद्दीन खिलजी था। दूसरी बात, उसने जमीनें लोगों को नहीं दी, उसने भूमि लोगों को वेतन के रूप में, पेंशन के रूप में, उपहार के रूप में नहीं दिया। उसने सबसे बड़ी चीज नगद वेतन दिया, जैसे आजकल महीने में वेतन मिलता है। ये प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की।
इससे सैनिक खुश हो गए। एक तो वो स्थायी हो गए कि उनको 12 महीने ड्यूटी मिल गई, और दूसरी बात उनको हर महीने अब नकद वेतन मिलने लगा, तो उनकी व्यवस्था सुदृढ़ हो गई। सबसे पहला शासक जिसने सैनिकों का हुलिया लिखना सिखाया वो अलाउद्दीन खिलजी था। आजकल आप सेना में भर्ती होंगे तो आपका हुलिया लिखा जाता है, ये क्या, कौन सा शरीर पे निशान, कैसी लंबाई, कैसी चौड़ाई। तो ये सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपनी शासन व्यवस्था में शुरू किया था सैनिकों का हुलिया लिखना। और उन्होंने सैनिकों में जैसे घोड़े रखे जाते थे तो घोड़ों को दागने की व्यवस्था जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, हुलिया लिखना किसने शुरू किया, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में शुरू हुआ। घोड़ों को दागने की व्यवस्था किसने शुरू की, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही शुरू हुआ। तो ये उसका सैनिक सुधार थे जो कि काफी समय तक रहे, दूरदर्शी रहे। आजकल के समय में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को मुख्य रूप से उसकी बाजार व्यवस्था के नाते जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो भारतीय शासन में, भारतीय प्रशासकों में बाजार व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ी चीज उसने क्या किया, बाजार व्यवस्था में बहुत से सुधार किए। जैसे पहली व्यवस्था उसने बनाई कि सैनिकों के लिए एक बाजार बनाया। जैसे आजकल मिलिट्री के जो भी सैनिक हैं उनको सरकार एक बाजार देती है जहां उनको सस्ते में सामान मिलता है। ये व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की थी। अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत बड़ी सेना थी और उस बड़ी सेना को रख रखाव के लिए सरकार को बहुत खर्चा उठाना पड़ता, उसके लिए बहुत ज्यादा वेतन देना पड़ता। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिमाग लगाया तो उसने किया कि वेतन को कम रखा, लेकिन उसने महंगाई पे नियंत्रण कर दिया, बाजार व्यवस्था को कंट्रोल में रख लिया ताकि वो कम वेतन में अच्छे से खा पी सके, खुश रहे। तो उसने सबसे पहला काम किया कि सैनिकों के लिए एक बाजार बनाया जहां उचित मूल्य पे सामान मिलते थे, यानी सस्ते दरों पे। हम आपको बता दें बाद में ये बाजार आम जनता के लिए भी हो गया। सैनिकों से आम जनता भी इन बाजारों से सामान वामान लिया करती थी। दूसरी बात, उसने हर बाजार में हर सामान का मूल्य निर्धारण किया और इसके लिए उसने बहुत कड़ाई से पालन किया। अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि 20 वर्ष तक उसने शासन किया, 1296 से लेकर 1316 तक, और किसी भी वस्तु का जो मूल्य था वो बढ़ा नहीं। यानी 20 वर्षों तक किसी सामान का दाम ना बढ़ना एक बहुत बड़ा नियंत्रण होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये व्यवस्था बना रखी थी, मूल्य निर्धारण करता था और उस मूल्य से अधिक पे सामान नहीं बिकता था। तीसरी बात, उसने काला बाजारी पे रोक लगा दी। बहुत कड़ाई से काला बाजारी उसने नियंत्रण में ले लिया। आयात निर्यात पे नियंत्रण किया ताकि मूल्यों में वृद्धि ना हो। आयात क्या आना है और निर्यात कितना जाना है, इस पे उसने एक नियंत्रण रखा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसके समय में नाप तोल की व्यवस्था जो थी बहुत ही कड़ी थी। हम आपको जानकारी दे दें कि उसके यहाँ नाप तोल में कोई कमी नहीं होती थी। पहले क्या था कि आदमी जब दाम नहीं बढ़ाता था तो लोग कम सामान तोल के सामान दे देते थे। जैसे आजकल भी यदि कोई दाम नहीं बढ़ाता तो अपने बटखरे में गड़बड़ कर देता है। 1 किलो लेंगे तो 800 ग्राम देगा, 900 ग्राम देगा। तो इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी बहुत सख्त आदमी था और उसने अपने गुप्तचर बाजार में भेज रखे थे जहां से वो हर जगह सामान खरीदते थे और वो सामान राज्य को दिया जाता था और फिर उसको तौला जाता था। होता ऐसा था कि जब सैनिक लोग, गुप्तचर लोग सामान खरीदते थे और कोई दुकानदार यदि वजन से कम सामान तौलता था तो उसके शरीर से उतना मांस काट के उस वजन को बराबर किया जाता था। तो इतनी कड़ाई अलाउद्दीन खिलजी ने दिखाई जिसकी वजह से नाप तोल में कोई कमी नहीं हुई। जो जिस सामान को खरीदता था उसको उतना ही वजन का सामान मिलता था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार की व्यवस्थाएं अलग की। आधुनिक तरीके से उसने अपनी बाजार को 4 भागों में बांटा। उसकी व्यवस्थाएं देखिए, राजस्व को उसने समझाया, सैनिक व्यवस्था ठीक की। अब देखिए उसने बाजार को भी ऐसे ही 4 भागों में बांट दिया। पहला बाजार उसने बनाया खाद्यान्न बाजार, जहां राज्य की अनाज बिकते थे। तो वहां जब आपको अनाज खरीदना है तो अनाज बाजार में यानी खाद्यान्न बाजार में जाना है, यानी एक बाजार उस टाइप का बनवा दिया।
दूसरा उसने बाजार बनाया निर्मित वस्तुओं का बाजार, जैसे कोई बुनकर हो गया, चाहे कोई सामान तैयार है कंपनी में, जैसे लोग तैयार कर रखे हैं, उस सामान को बेचना है तो वो निर्मित बाजार में जाएगा जहां सामान ऑलरेडी तैयार है और आपको ले लेना है। तीसरा था दैनिक वस्तुओं का सामान, जैसे आज किराना स्टोर पर हर चीज आपको जरूरत की चीजें खरीदनी रहती है, तो उस तरह का उसने बाजार बनाया जहां दैनिक वस्तुएं जो हमें रोज जरूरत हो वो चीजें मिल जाती थी, ताकि भीड़ अलग हो जाए, एक जगह गदर ना हो, भीड़ इकट्ठी ना हो, जिसको जो जरूरत हो उस हिसाब से उस बाजार में जाए। और चौथा बाजार था उसका पशुओं और दासों का बाजार, जहां पशु और दास बिकते थे। इस प्रकार उसने अपनी बाजार की व्यवस्थाएं 4 भागों में बांट दी। अब इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के शासन व्यवस्था को मैंने आपको बताया, कैसे इसने व्यवस्थाएं बनाई। यहाँ से बहुत से प्रश्न प्री में या फिर मेंस में आते हैं, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, मैं आपको बता दूं कि उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। सबसे बड़ी चीज, अलाउद्दीन खिलजी का सपना था कि सिकंदर की तरह वह भी विश्व विजेता बने, इसलिए उसने सिकंदर सानी, जिसका मतलब होता है द्वितीय सिकंदर, तो उसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला कौन शासक था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करने वाला कौन शासक था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। उसने, चूंकि मैंने पहले बताया कि वो अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जो निरंकुश शासक था, यानी कि अपने शासन में धर्म को नहीं घुसने देता था, यानी धर्म के हिसाब से शासन नहीं करना चाहता था, इस्लामिक धर्म के हिसाब से वो शासन नहीं करता था। इस वजह से उसने शासन को अलग रखा और धर्म को अलग रखा। जैसे इससे पहले जो राजा थे वो इस्लामी धर्म के हिसाब से अपना शासन करते थे, पर अलाउद्दीन खिलजी के अंदर ये बात नहीं थी, इसके अंदर निरंकुशवादिता थी। ये धर्म को मान के शासन नहीं करता था, उसको लगता था राजा को जो सही लगता है वो काम होना चाहिए, ना कि धर्म को जो सही लगता है वो काम होना चाहिए। तो उसने धर्म को अलग रखा और शासन को अलग रखा। एक प्रश्न आता है आपका इस तरह का दिल्ली सल्तनत से कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपनी शासन व्यवस्था में धर्म को प्रवेश नहीं करने दिया या फिर इस्लामी धर्म के हिसाब से शासन नहीं किया। वह अलाउद्दीन खिलजी ही था, उसने धर्म के हिसाब से शासन नहीं किया। तो जब उसे इस्लामी धर्म के हिसाब से शासन नहीं किया तो उसके मन में एक नई बात आई, उसने सोचा कि मैं कोई एक नया धर्म चलाता हूं जो मेरे से जाना जाए, परंतु इसमें वो शामिल नहीं हुआ, उसका प्रयास ये सफल नहीं रहा और नया धर्म उसका सफल नहीं रहा, नया धर्म उसका नहीं चला। उसके बाद उसने कई जगह आक्रमण किए भारत में। देखिए, गुजरात में, रणथंभौर में, चित्तौड़, मारवा, दक्षिण भारत, कई जगह उसने अभियान किया, विजय अभियान किया। और इन अभियानों में मैं बता दूं कि उसको विजय प्राप्त है, अधिकतर अभियान उसके सफल रहे। गुजरात अभियान उसका काफी प्रसिद्ध रहा, क्योंकि गुजरात अभियान से ही उसको मलिक काफूर नामक दास प्राप्त हुआ। मलिक काफूर राजा कर्ण सिंह से इसको प्राप्त हुआ गुजरात से। हम आपको बता दें, मलिक काफूर को 1000 दिनार में, चूंकि यहां से प्रश्न आते हैं, मलिक काफूर से प्रश्न किसी भी एक परीक्षा में आप देखेंगे तो आएंगे। मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है मलिक काफूर को। मलिक काफूर एक हिजड़ा था, हम आपको बता दें, लेकिन बहुत ताकतवर प्रशासक था और अलाउद्दीन खिलजी इसको बहुत मानता था। मोटे में इतना समझ लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी की जो दक्षिण विजय है, तेलंगाना, आपका देवगिरी, पांडु, ये सब मलिक काफूर की वजह से ही जीते गए। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान का नेतृत्व करता कौन था, तो हम आपको बता दें मलिक काफूर था, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था, जो कि गुजरात अभियान में अलाउद्दीन खिलजी को मिलता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न एक तैयार होता है। एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जफर खान, जिसे अलाउद्दीन खिलजी बहुत मानता था और ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत वीर सेनापति था। लेकिन मंगोलों का जो आक्रमण हुआ उसमें देश की रक्षा करते हुए ये जफर खान की हत्या हो गई और जफर खान मारा गया। तो ये भी एक प्रश्न रहा कि जफर खान, पूछा जाता है कि मंगोलों के आक्रमण के समय कौन सेनापति मारा गया, तो उसमें आपका जफर खान रहा। जफर खान जो था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और ये मारा गया। हम आपको बता दें कि अगर आपसे पूछा जाता है कि किसके समय में
मंगोलों का सबसे अधिक आक्रमण हुआ, तो आप सीधे अलाउद्दीन खिलजी पे निशान लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला आक्रमण तो इल्तुतमिश के समय में हुआ है, इल्तुतमिश के चंगेज खां के नेतृत्व में उत्तर पश्चिम सीमा पे। लेकिन उसके बाद बलबल के समय हुआ, तब बलबल की भी सीमा चौकियां तगड़ी थी, उन्होंने भी रोका। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों ने सबसे ज्यादा आक्रमण किया, उनकी संख्या 6 थी। 6 बार अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों ने आक्रमण किया और 6 बार अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को भगाया। इस प्रकार भारत देश की रक्षा करने में भी ये अलाउद्दीन खिलजी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसकी सेना का काफी योगदान रहा और उसमें जफर खान की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसीलिए जफर खान को बहुत ज्यादा ये मानता था। एक छोटी सी कहानी बन के आती है, वो है चित्तौड़ की। चित्तौड़ के राजा उसमें हुआ करते थे राजा रतन सिंह, और राजा रतन सिंह की एक पत्नी थी, नाम था पद्मावती। पद्मावती कहा जाता था या फिर पद्मनी भी कहा गया है कई जगह। तो मलिक का ये अलाउद्दीन खिलजी ने उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, तो इसके मन में लालच पैदा हुआ। इसने राजा रतन सिंह से कहा कि यदि तुम अपनी पत्नी को हमें दर्शन करा दो, हमें दिखा दो, तो फिर हम तुम्हारे देश पे आक्रमण नहीं करेंगे। राजा रतन सिंह इसके लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन फिर उनको लगा कि पूरे बहुत जनता मारी जाएगी, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम झरोखा दर्शन करा देते हैं। झरोखा दर्शन के लिए तैयार हुए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इससे उसके मन की तृप्ति नहीं हुई और वो रानी पद्मावती को, पद्मिनी को चाहने लगा और उनको जीतना चाहता था, इसलिए उसने चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया। अभी कुछ समय पहले ही आपने शायद पिक्चर वो देखी होगी, पद्मावत करके आई थी, उसमें दिखाया भी गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पे आक्रमण करता है, राजा रतन सिंह मारे जाते हैं, लेकिन पद्मावती को वो नहीं पा पाता है, क्योंकि रानी पद्मावती जो थी, रानी पद्मिनी जो थी, वो जौहर कर लेती हैं और वो उनको नहीं प्राप्त कर पाता है। इतिहासकार इसका बहुत ज्यादा वर्णन तो नहीं करते हैं, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी की एक किताब है पद्मावत, उसमें इसकी व्याख्या देखने को मिलती है, इस कहानी के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। तो ये रहा रानी पद्मावती की कहानी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में रही। 1307 में, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान जो था 1307 में चालू होता है और ये मलिक काफूर के नेतृत्व में चलता है। मलिक काफूर दक्षिण को जीतने निकलता है और वो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को हराता है, जो यादव वंश के शासक थे, उनको हराता है। फिर पांडु, तेलंगाना, इन सबको जीतता हुआ दक्षिण को दिल्ली सल्तनत में मिलाता है। तो ये एक प्रश्न उठ के आता है कि दिल्ली सल्तनत में दक्षिण भारत को मिलाने वाला कौन सा शासक था, तो आप उसमें अलाउद्दीन खिलजी का नाम दे सकते हैं। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1316 में अपना उसका शासन खत्म होता है। 1316 के बाद कुछ समय के लिए आप सिहाबुद्दीन उमर करके एक शासक आता है, जो क्षणिक रहता है, कुछ समय के लिए रहता है। 1316 में ही सिहाबुद्दीन उमर के बाद तुरंत मुबारक शाह आ जाता है। मुबारक शाह कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठता है। इतिहासकार बताते हैं कि सनकी आदमी था, पागल आदमी था, मतलब आप समझ लो कि अयोग्य शासक था, उसकी कोई रणनीति नहीं थी। खुद को सुल्तान घोषित कर लेता है, खुद को ही खलीफा घोषित कर लेता है। आपको हम बता दें, प्रश्न भी पूछा जाता है कौन सा ऐसा शासक था जो दरबार में नंगे चला आता था, तो यही था मुबारक शाह। दरबार में नंगे आ जाता था। और तो छोड़िए, मुबारक शाह की एक बात यह है कि कभी कभी स्त्री के कपड़े पहन के आ जाता था, औरतों के कपड़े पहनता था, दरबार में चले आता था। तो इस प्रकार इस मुबारक शाह को इतिहासकारों ने पागल घोषित किया और कहा कि ये शासन योग्य नहीं था, अयोग्य था। इसके बाद 1316 से 1320 तक ये शासन करता है। फिर अल्पकाल के लिए बीच में आपका 1320 में नासरुद्दीन खुसरो शाह करके एक शासक आता है। नासरुद्दीन खुसरो शाह कुछ समय के लिए 1320 में शासन पर बैठता है, लेकिन अमीर लोग उससे नाराज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि वो हिंदू जाति का था और इस्लाम धर्म स्वीकार करके वो गद्दी पे बैठता है, जो कि अमीरों को, इस्लामिक अमीरों को ये पसंद नहीं था। इसलिए नासरुद्दीन खुसरो खां को भी खत्म किया जाता है और इसी 1320 के बाद नया वंश आपका आ जाएगा, तुगलक वंश। तुगलक वंश जब आएगा
तो आपका खिलजी वंश खत्म होता है। 1320 के बाद तुगलक वंश आता है। तो मैंने आपको आज खिलजी वंश के बारे में जानकारी दी, जहां 5 शासक हुए। जलालुद्दीन फिरोज, क्रमबद्ध याद करें, हो सकता है परीक्षा में क्रमबद्ध भी पूछता है। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की पूरी शासन व्यवस्था, मैंने राज्य व्यवस्था दी, उसकी कर व्यवस्था दी, खाद्यान्न व्यवस्था, बाजार व्यवस्था। फिर कुछ समय के लिए शहाबुद्दीन उमर आ जाता है, फिर मुबारक शाह आ जाता है, फिर नासिरुद्दीन खुसरो शाह आता है। इस प्रकार आपकी खिलजी व्यवस्था खत्म होती है। अगले वीडियो में मैं आपको तुगलकों के बारे में बताऊंगा, तुगलक कैसे थे, क्या है, बहुत बड़ा निर्माण है तुगलकों का। शासन काफी लंबा, काफी एक से एक लोग आएंगे उसमें। लेकिन फिलहाल मैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी था, मेंस और प्री की दृष्टि से। तो आप इसको देखें, याद करें, मुझे शेयर करें ताकि और अधिक से अधिक लोग सुन सकें, देख सकें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं ताकि आप मेरा वीडियो देखें हैं। जय हिंद।